यह कहानी एक निर्दयी और अति महत्वाकांक्षी व्यापारी और एक रहस्यमयी संत के टकराव, अहंकार और आत्मखोज की महागाथा है। शीर्षक: शून्य का साम्राज्य, द एम्पायर ऑफ जीरो। अध्याय 1, सोने का पिंजरा, द गोल्डन केज। मुंबई के सबसे पॉश इलाके में स्थित 50 मंजिला सेठिया टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर विक्रमजीत सिंह अपनी विशाल कांच की खिड़की के पास खड़े होकर नीचे शहर को देख रहे थे। नीचे रेंगती हुई गाड़ियां उन्हें चींटियों जैसी लग रही थीं। ये वही शहर था जिसने कभी उन्हें ठुकरा दिया था, और आज वो इस शहर के भगवान थे। विक्रमजीत सिंह, उम्र 55 वर्ष, सेठिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक। स्टील से लेकर सॉफ्टवेयर तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। उनकी कुल संपत्ति इतनी थी कि वो कई छोटे देशों को खरीद सकते थे। लेकिन उस रात उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो अक्सर बिजनेस डील्स जीतते वक्त होती थी। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि एसी की हल्की सी आवाज भी शोर लग रही थी। तभी एक नौकर चांदी की ट्रे में दवाइयां और पानी लेकर आया। साहब, रात के 2 बज रहे हैं, आपकी दवा का समय हो गया है, नौकर ने डरते हुए कहा। विक्रमजीत के गुस्से से पूरा स्टाफ कांपता था। विक्रमजीत ने बिना पलटे हाथ के इशारे से उसे जाने को कहा। ले जाओ इसे। जब नींद ही नहीं आती तो नींद की गोलियों का क्या काम। उनकी आवाज में एक अजीब सी थकान थी। पिछले 6 महीनों से विक्रमजीत ठीक से सो नहीं पाए थे। दुनिया को लगता था कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन विक्रमजीत जानते थे कि उनके पास कुछ नहीं है। उनकी पत्नी उन्हें, तुमने घर तो बना लिया लेकिन परिवार खो दिया। उसका बेटा रोहन अमेरिका में था और पिता से बात करना भी पसंद नहीं करता था। विक्रमजीत ने अपने प्रतिस्पर्धियों को कुचल दिया था, दोस्तों को सीढ़ी बना लिया था, और अब जब वो शिखर पर थे तो वहां सिर्फ ठंडी हवा और अकेलापन था। अचानक उनके सीने में एक तेज दर्द उठा। वो लड़खड़ाए और सोफे पर गिर पड़े। घबराहट में उन्होंने इंटरकॉम का बटन दबाया। कुछ ही पलों में सिक्योरिटी और मेडिकल स्टाफ कमरे में दौड़ पड़ा। अध्याय 2, मौत की दस्तक, नॉक ऑफ डेथ। अस्पताल का वीआईपी स्वीट किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं था, लेकिन गंध वही थी, दवाइयों और मौत के डर की। डॉक्टर मेहता, जो देश के सबसे बड़े हृदय रोग विशेषज्ञ थे और विक्रमजीत के पुराने परिचित भी, गंभीर चेहरे के साथ रिपोर्ट देख रहे थे। विक्रम, मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, डॉक्टर, मेहता ने चश्मा उतारते हुए कहा। तुम्हारा दिल अब तुम्हारे तनाव, स्ट्रेस और गुस्से को झेल नहीं पा रहा है। धमनियों में ब्लॉकेज है, लेकिन सर्जरी से ज्यादा खतरनाक तुम्हारी मानसिक स्थिति है। तुम्हारा बीपी, ब्लड प्रेशर एक ज्वालामुखी की तरह है जो कभी भी फट सकता है। विक्रमजीत ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, तो क्या उपाय है डॉक्टर? कितना पैसा लगेगा? 100 करोड़? 500 करोड़? नया दिल खरीद लाओ, डोनर मिल जाएगा। डॉक्टर, मेहता ने अफसोस से सिर हिलाया। यही तुम्हारी समस्या है विक्रम। तुम सोचते हो हर चीज का एक दाम होता है। तुम्हारे पास जीने के लिए शायद 6 महीने हैं, या शायद 6 दिन। अगर तुम अपनी जीवन शैली और सोच नहीं बदलते तो दुनिया का कोई पैसा तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम्हें शांति चाहिए विक्रम, असली शांति। शांति? विक्रमजीत चिल्लाया। शांति तो कमजोरों का बहाना है। मैंने ये साम्राज्य शांति से नहीं, युद्ध से बनाया है। डॉक्टर ने जाने से पहले एक पर्ची मेज पर रख दी। हिमालय की तराई में नंदा देवी के जंगलों के पार एक आश्रम है, शून्य शिखर। वहां एक संत रहते हैं, महाराज अद्वैत। सुना है वे उन लोगों का इलाज करते हैं जिनका इलाज विज्ञान नहीं कर पाता। लेकिन वहां तुम्हारी दौलत नहीं चलेगी। विक्रमजीत ने उस पर्ची को गुस्से में फाड़कर फेंक दिया। पाखंड, सब पाखंड है। लेकिन उस रात जब दर्द दोबारा उठा और उन्हें लगा कि उनकी सांसें रुक रही हैं, तो मौत का डर उनके अहंकार से बड़ा हो गया। सुबह होते होते उन्होंने अपना प्राइवेट जेट तैयार करने का आदेश दे दिया। अध्याय 3, अहंकार की यात्रा, द जर्नी ऑफ ईगो। विक्रमजीत का काफिला जब उत्तराखंड की पहाड़ियों में पहुंचा तो वो सामान्य नहीं था। 3 लग्जरी एसयूवी गाड़ियां, बॉडीगार्ड्स की फौज, रसोइये और पोर्टेबल मेडिकल सुविधाएं उनके साथ थीं। वो संत के पास जा तो रहे थे, लेकिन एक भक्त की तरह नहीं, बल्कि एक राजा की तरह जो किसी जादूगर को खरीदने जा रहा हो। सड़क खत्म हो गई थी। अब आगे का रास्ता पैदल था। गाइड ने बताया, साहब, यहां से गाड़ियां नहीं जा सकती, और आपके ये बॉडीगार्ड्स भी वहां तक नहीं जा पाएंगे। महाराज अद्वैत को शोर और भीड़ पसंद नहीं है। विक्रमजीत ने अपना धूप का चश्मा ठीक किया। बकवास, हर किसी की कीमत होती है। चलो। लेकिन जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ रहे थे, हवा पतली होती जा रही थी। विक्रमजीत का आलीशान सूट पसीने से भीग गया था।
उनके महंगे इटालियन जूते कीचड़ और पत्थरों पर फिसल रहे थे। 2 किलोमीटर चलने के बाद ही वो हाँफने लगे। उनके बॉडीगार्ड्स उन्हें सहारा देने आए तो उन्होंने झटक दिया। मैं खुद चल सकता हूं, वो गुर्राए, लेकिन अंदर ही अंदर उनका शरीर जवाब दे रहा था। शाम होते होते वे एक गुफा के पास पहुंचे। वहां का नज़ारा अद्भुत था। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां थीं और नीचे गहरी खाई। गुफा के बाहर एक साधारण सी धुनी आग जल रही थी। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसके शरीर पर सिर्फ एक सूती कपड़ा था। दाढ़ी सफ़ेद और लंबी थी, लेकिन चेहरे पर एक ऐसा तेज था जिसे देखकर विक्रमजीत की आंखें चुंधिया गईं। विक्रमजीत ने अपनी आदत के अनुसार अपनी जेब से चेकबुक निकाली और आगे बढ़ा। महाराज अद्वैत, उसने अपनी व्यापारी वाली कड़क आवाज में पूछा। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं विक्रमजीत सिंह हूं, सेठिया ग्रुप का चेयरमैन। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ मुंबई चलें। वहां आपके लिए एक भव्य आश्रम बनाऊंगा। बदले में मुझे बस मेरा स्वास्थ्य और मानसिक शांति चाहिए। संत ने अपनी आंखें नहीं खोलीं। वो बस आग की लपटों को देखते रहे। सन्नाटा इतना गहरा था कि विक्रमजीत को अपना अपमान महसूस होने लगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं, विक्रमजीत ने आवाज ऊंची की। मैं आपकी पूरी पीढ़ियों को तार सकता हूं। बोलिए, क्या कीमत है आपकी? तभी संत ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखें सागर जैसी गहरी थीं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पानी है। विक्रमजीत हैरान रह गया। क्या? तुम्हारे पास पानी की बोतल है? मुझे प्यास लगी है, संत ने ऐसे कहा जैसे वो किसी बच्चे से बात कर रहे हों। विक्रमजीत ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया। बॉडीगार्ड ने एक मिनरल वाटर की बोतल संत की ओर बढ़ाई। संत ने बोतल ली, पानी पिया और मुस्कुराए। इस पानी की कीमत क्या है? संत ने पूछा। ये तो मामूली चीज है, 20 रुपए, विक्रमजीत ने झुंझलाते हुए कहा। अगर तुम रेगिस्तान में मर रहे होते और वहां पानी की एक भी बूंद न होती, तब इस एक बोतल के लिए तुम अपनी कितनी दौलत दे देते? संत ने प्रश्न किया। विक्रमजीत चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण मोलभाव नहीं है। सब कुछ, उसने धीरे से कहा। तो फिर? संत ने बोतल वापस रख दी। तुम्हारी पूरी दौलत की कीमत समय आने पर पानी की एक बोतल से ज्यादा नहीं है। तुम यहां गलत मुद्रा, करेंसी लेकर आए हो व्यापारी। यहां अहंकार का सिक्का नहीं चलता। विक्रमजीत का गुस्सा भड़क उठा। आप मुझे जानते नहीं हैं। मैं दुनिया खरीद सकता हूं। संत हंस पड़े, एक बच्चों जैसी निर्मल हंसी। तुम तो अपनी एक सांस भी नहीं खरीद सकते और बात दुनिया की करते हो। जाओ, वापस जाओ, यहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अध्याय 4, पहली परीक्षा, द फर्स्ट टेस्ट। विक्रमजीत वापस मुड़े। उनका अहंकार चोटिल हो चुका था। वो वापस जाने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी उनके सीने में वही जानलेवा दर्द उठा। इस बार दर्द इतना तेज था कि उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह वहीं जमीन पर गिर पड़े। जब उनकी आंख खुली तो वो किसी आलीशान अस्पताल में नहीं, बल्कि उसी गुफा के अंदर एक खुरदुरी चटाई पर लेटे थे। उनके शरीर पर उनका महंगा सूट नहीं था, बल्कि एक साधारण कंबल था। बाहर भोर हो रही थी। महाराज अद्वैत उनके पास बैठे कुछ जड़ी बूटियां पीस रहे थे। मैं जिंदा हूं? विक्रमजीत ने कमजोर आवाज में पूछा। फिलहाल तो, संत ने बिना देखे कहा। तुम्हारे अंगरक्षक और डॉक्टर भाग गए। रात को बर्फीला तूफान आया था। वे डर गए कि कहीं वे भी न मर जाएं। तुम्हारी दौलत ने उन्हें वफादार नहीं बनाया था, सिर्फ मुलाजिम बनाया था। यह सुनकर विक्रमजीत को गहरा धक्का लगा। उसके अपने लोग उसे मरने के लिए छोड़ गए थे। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं व्यापारी, संत ने जड़ी बूटी का लेप विक्रमजीत के माथे पर लगाते हुए कहा। पहला, नीचे जाने की कोशिश करो और मर जाओ। दूसरा, यहीं रहो और वो कीमत चुकाओ जो मैं मांगता हूं। मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं, विक्रमजीत ने कहा। बताइए कितना पैसा? संत ने उसकी आंखों में देखा। पैसा नहीं, मुझे तुम्हारा मैं चाहिए, तुम्हारा अहंकार। अगले 21 दिनों तक तुम विक्रमजीत सिंह सेठिया ग्रुप के मालिक नहीं हो। तुम बस एक सेवक हो। क्या तुम ये सौदा कर सकते हो? विक्रमजीत के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने हां में सिर हिला दिया। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिन उसकी जिंदगी के सबसे कठिन दिन होने वाले थे। अध्याय 5, पत्थर तोड़ने का सबक, लेसन ऑफ ब्रेकिंग स्टोन। अगले दिन की शुरुआत विक्रमजीत के लिए नर्क समान थी। सुबह 4 बजे संत ने उसे उठा दिया। उठो, संत ने एक पुरानी बाल्टी थमाते हुए कहा। नदी से पानी लाओ और फिर गाय की सेवा करो। विक्रमजीत, जिसने कभी अपने हाथ से पानी का गिलास नहीं उठाया था, अब नंगे पैर बर्फीली नदी की ओर जा रहा था।
पानी इतना ठंडा था कि हाथ सुन्न हो गए। चढ़ाई चढ़ते वक्त उसकी सांस फूल गई। जब वो पानी लेकर लौटा तो संत ने उसे गौशाला की साफ सफाई का काम दे दिया। गोबर की गंध से विक्रमजीत को उबकाई आ रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो चिल्लाए, सब कुछ तोड़ दे और भाग जाए। ये सब क्यों? विक्रमजीत ने तीसरे दिन गुस्से में पूछा। मैं यहां इलाज के लिए आया हूं, मजदूरी के लिए नहीं। संत एक बड़े पत्थर पर बैठे थे। तुम्हारे अंदर बहुत शोर है विक्रम। ये गोबर की गंध बाहर है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो सड़न है वो इससे ज्यादा बदबूदार है। जब तक तुम झुकना नहीं सीखोगे, तुम टूटना नहीं छोड़ोगे। 7वें दिन संत ने विक्रमजीत को एक और अजीब काम दिया। सामने वो बड़ा पत्थर देख रहे हो? संत ने एक विशाल चट्टान की ओर इशारा किया। उसे हथौड़े से तोड़ना है। लेकिन क्यों? इसका क्या मतलब है? प्रश्न मत पूछो, बस तोड़ो। विक्रमजीत ने भारी हथौड़ा उठाया। पहले 10 वार में ही उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन संत की नजरें उस पर थीं। उसने मारना जारी रखा। दोपहर तक वो पसीने से लथपथ था। गुस्सा, हताशा और दर्द सब हथौड़े की हर चोट के साथ बाहर आ रहा था। वो हर वार के साथ अपने दुश्मनों का चेहरा याद करता, अपने धोखेबाज दोस्तों को याद करता। शाम को वो बुरी तरह थककर गिर गया। संत उसके पास आए। क्या पत्थर टूटा? नहीं, विक्रमजीत ने हाँफते हुए कहा। ये बहुत सख्त है। पत्थर सख्त नहीं है विक्रम, तुम्हारा प्रहार गलत है। तुम गुस्से से वार कर रहे हो। गुस्सा तुम्हें थका देता है। कल फिर कोशिश करना, लेकिन इस बार गुस्से से नहीं, होश से वार करना। ये सिलसिला 3 दिन तक चला। विक्रमजीत का अहंकार धीरे धीरे पिघल रहा था। उसे भूख लगने लगी थी, वो भूख जो उसे बरसों से नहीं लगी थी। उसे नींद आने लगी थी, बिना गोलियों के सख्त जमीन पर। अध्याय 6 अतीत का आईना, मिरर ऑफ द पास्ट। कहानी का यह मोड़ बहुत महत्वपूर्ण है, जहां विक्रमजीत का आंतरिक परिवर्तन शुरू होता है। 15वें दिन एक घटना घटी। एक गडरिया अपनी बीमार भेड़ को लेकर आश्रम आया। वो रो रहा था। महाराज, ये मेरी रोजी रोटी है। अगर ये मर गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। विक्रमजीत ने देखा कि संत उस जानवर के घाव को कितनी कोमलता से साफ कर रहे थे। विक्रमजीत को अचानक अपने अतीत का एक दृश्य याद आ गया। 22 साल पहले उसने एक छोटे कारखाने को अधिग्रहित अक्वायर किया था। उस कारखाने का मालिक उसके सामने ऐसे ही रोया था। सेठ जी, मत छीनिए, मेरे मजदूरों का घर उजड़ जाएगा। लेकिन विक्रमजीत ने उसे कुचल दिया था। बाद में पता चला कि उस मालिक ने आत्महत्या कर ली थी। उस दिन आश्रम के कोने में बैठकर विक्रमजीत पहली बार रोया। ये आंसू हार के नहीं थे, ये आंसू पश्चाताप, रिग्रेट के थे। वह अपने सफल जीवन के मलबे को देख रहा था। संत उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। आंसुओं को मत रोको, संत ने कहा। ये वो जहर है जो बरसों से तुम्हारे दिल को बीमार कर रहा था। आज ये निकल रहा है। मैंने बहुत पाप किए हैं महाराज, विक्रमजीत ने सिसकते हुए कहा। क्या मेरे जैसा इंसान कभी माफ किया जा सकता है? माफी मैं नहीं दे सकता और न ही भगवान, संत ने कहा। माफी तुम्हें खुद से मांगनी होगी, और असली प्रायश्चित, रिडेम्पशन, केवल आंसुओं से नहीं, कर्मों से होता है। तुम व्यापारी हो ना, तो अब पुण्य का व्यापार करो। कहानी अभी जारी है। यह कहानी का अभी लगभग 30-40% हिस्सा ही है। आगे के हिस्सों में 1. विक्रमजीत की अंतिम परीक्षा बाकी है, जो सबसे कठिन होगी। 2. उसकी वापसी मुंबई में, जहां उसे पता चलता है कि उसके पार्टनर ने उसकी कंपनी हड़प ली है। 3. कैसे वो अपनी नई सोच के साथ बिना क्रूर बने अपना सब कुछ वापस पाता है। 4. और अंत में असली धन का रहस्य। पहले भाग में आपने देखा कि कैसे अरबपति विक्रमजीत सिंह मौत के डर से हिमालय की शरण में जाते हैं और संत अद्वैत उन्हें अहंकार तोड़ने और सेवा करने का कठिन पाठ पढ़ाते हैं। अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां विक्रमजीत की आत्मखोज और मुंबई वापसी का संघर्ष शुरू होता है। भाग 2 पुनर्जन्म, द रीबर्थ। अध्याय 7 मौन गुफा और अंतिम सत्य, द केव ऑफ साइलेंस। आश्रम में विक्रमजीत का 20वां दिन था। उनका शरीर अब पहले जैसा थुलथुल और कमजोर नहीं रहा था। पहाड़ों की हवा और कड़ी मेहनत ने उनकी मांसपेशियों में जान फूंक दी थी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उनके चेहरे पर था। वहां अब तनाव की लकीरें नहीं, बल्कि एक ठहराव था। शाम के समय महाराज अद्वैत ने उन्हें बुलाया। विक्रम, तुम्हारा शरीर शुद्ध हो गया है, लेकिन तुम्हारा मन अभी भी शोर से भरा है। संत ने एक अंधेरी गुफा की ओर इशारा किया, जो आश्रम से थोड़ी दूर एक खड़ी चट्टान पर थी। आज की रात तुम्हें उस काल कोठरी में बितानी है। वहां न रोशनी है, न आवाज। वहां सिर्फ तुम होगे और तुम्हारा सच।
विक्रमजीत थोड़ा सहम गया। अंधेरे से उसे डर नहीं लगता था, लेकिन अकेलेपन से लगता था। मुझे वहां क्या करना है? उसने पूछा। कुछ नहीं, संत ने कहा। बस भागना मत। तुम्हारे अंदर के राक्षस तुम्हें डराएंगे, तुम्हारी पुरानी यादें तुम्हें नोचेंगी। अगर तुम सुबह तक वहां टिक गए तो समझ लेना तुम्हारा इलाज पूरा हुआ। विक्रमजीत उस गुफा में गया। जैसे ही वो अंदर बैठा, घुप अंधेरा छा गया। शुरू के कुछ घंटे सामान्य थे, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी हुई, उसके दिमाग ने खेल खेलना शुरू कर दिया। उसे अपने उन प्रतिस्पर्धियों की चीखें सुनाई देने लगीं जिन्हें उसने बर्बाद किया था। उसे अपनी पत्नी का रोता हुआ चेहरा दिखा। उसे लगा जैसे गुफा की दीवारें उसे कुचलने आ रही हैं। उसका मन हुआ कि वो चिल्लाए और बाहर भाग जाए। उसका पुराना विक्रमजीत कह रहा था, और तारांकन पागलपन है ये, तू राजा है, यहां क्यों सड़ रहा है? लेकिन तभी उसे संत की बात याद आई, भागना मत। विक्रमजीत ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने लड़ना छोड़ दिया। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार करना शुरू किया। हाँ, मैं लालची था, उसने अंधेरे में खुद से कहा। हाँ, मैंने लोगों को दुख दिया, मैं दोषी हूं। जैसे ही उसने स्वीकार एक्सेप्टेंस किया, अचानक मन का शोर थम गया। एक गहरा सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा डरावना नहीं, बल्कि सुकून देने वाला था। उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, जो अब घोड़े की तरह नहीं, बल्कि एक संगीत की तरह लय में चल रही थी। उस रात गुफा के अंधेरे में पुराने विक्रमजीत सिंह की मौत हो गई और एक नए इंसान का जन्म हुआ। अध्याय 8, वापसी का तूफान, द स्टॉर्म ऑफ रिटर्न। 21वें दिन की सुबह जब विक्रमजीत गुफा से बाहर निकले तो सूर्योदय हो रहा था। उन्हें लगा जैसे सूरज सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, खास उनके लिए उगा है। वो संत अद्वैत के पास गए और उनके चरणों में गिर पड़े। महाराज, आपने मुझे जीवन दिया है, अब मुझे आज्ञा दें, मुझे अपनी गलतियों को सुधारना है। संत ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया। जाओ विक्रम, लेकिन याद रखना, अब तुम सेठिया ग्रुप के मालिक बनकर नहीं, बल्कि एक ट्रस्टी बनकर जाओगे। दौलत तुम्हारी नहीं है, तुम सिर्फ उसके रखवाले हो। जिस दिन ये भाव भूलो, समझ लेना बीमारी वापस आ गई। विक्रमजीत ने अपने फटे हुए कपड़े बदले और साधारण सूती कुर्ते पायजामे में नीचे उतरे। नीचे कस्बे में पहुंचकर उन्होंने एक लैंडलाइन से अपने हेड ऑफिस फोन किया। उधर से उनके वफादार सेक्रेटरी नायर ने फोन उठाया। विक्रमजीत की आवाज सुनते ही वो रो पड़ा। सर, आप जिंदा हैं? यहां न्यूज चैनल्स ने आपकी मौत की खबर चला दी है। आपके पार्टनर मिस्टर ग्रोवर ने आज इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुलाई है। वह खुद को नया चेयरमैन घोषित करने वाले हैं। सर, सब कुछ खत्म होने वाला है। विक्रमजीत के माथे पर शिकन नहीं आई। पहले वो गुस्से से लाल हो जाता, गालियां देता, लेकिन अब वो शांत था। मीटिंग कितने बजे है नायर? दोपहर 2 बजे सर। गाड़ी भेजो, मैं आ रहा हूं। अध्याय 9, गिद्धों की सभा, द गैदरिंग ऑफ वल्चर्स। मुंबई, सेठिया टावर, दोपहर 2 बजे। बोर्ड रूम खचाखच भरा था। कंपनी के डायरेक्टर्स, इन्वेस्टर और विक्रमजीत का पार्टनर सुमित ग्रोवर सब मौजूद थे। माहौल गंभीर था, लेकिन सुमित की आंखों में छिपी हुई खुशी साफ दिख रही थी। देवियों और सज्जनों, सुमित ने खड़े होकर मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा, हमारे प्रिय विक्रमजीत सिंह का लापता होना और उनकी संभावित मृत्यु हम सबके लिए गहरा सदमा है। लेकिन बिजनेस भावनाओं से नहीं चलता। कंपनी के शेयर गिर रहे हैं। हमें एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। इसलिए भारी मन से मैं चेयरमैन का पद स्वीकार करने का प्रस्ताव रखता हूं। बोर्ड के अन्य सदस्य, जिन्हें सुमित ने पहले ही घूस देकर अपनी ओर कर लिया था, सिर हिलाने लगे। मैं सहमत हूं, एक डायरेक्टर ने कहा। हमें साइन कर देना चाहिए, दूसरे ने कहा। सुमित ने पेपर आगे बढ़ाया। तो फिर इस प्रस्ताव पर मोहर लगाई जाए। तभी बोर्डरूम का भारी दरवाजा खुला। सबकी नजरें दरवाजे पर गईं और सन्नाटा छा गया। वहां कोई बॉडीगार्ड नहीं था, कोई सूट बूट वाला रौबदार व्यक्ति नहीं था। वहां एक आदमी खड़ा था, सफेद कुर्ते में, चेहरे पर बढ़ा हुआ दाढ़ी मूंछ, लेकिन आंखों में ऐसी चमक जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। इतनी जल्दी क्या है सुमित? एक शांत गूंजती हुई आवाज आई। सुमित ग्रोवर के हाथ से पेन गिर गया। विक्रम? उसे लगा उसने भूत देख लिया है। विक्रमजीत धीरे धीरे चलते हुए अपनी कुर्सी की ओर बढ़ा। उसने कुर्सी पर बैठने के बजाय उसके पीछे खड़े होकर सबको देखा। माफ करना, मैं अपनी ही शोक सभा, कॉन्डोलेंस मीटिंग में देर से पहुंचा, विक्रमजीत ने व्यंग्य किया, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था। तुम जिंदा हो? हमने तो सुना था। सुमित हकलाने लगा। कि मैं मर गया, या तुम चाहते थे कि मैं मर जाऊं? विक्रमजीत ने सुमित की आंखों में सीधे देखा।
सुमित नजरें नहीं मिला पाया। अध्याय 10 शांति का युद्ध, द वॉर ऑफ पीस। बोर्डरूम का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। सुमित ग्रोवर ने संभलने की कोशिश की। उसने सोचा विक्रमजीत अभी भी बीमार है, कमजोर है। अच्छी बात है तुम लौट आए विक्रम, सुमित ने अकड़ कर कहा। लेकिन देखो कंपनी की हालत खराब है। इन्वेस्टर्स को तुम पर भरोसा नहीं है। तुम्हारी सेहत ने सब बर्बाद कर दिया है। भलाई इसी में है कि तुम रिटायर हो जाओ। मैं कंपनी संभाल लूंगा। पुराना विक्रमजीत होता तो अब तक सुमित का कॉलर पकड़ चुका होता, लेकिन नया विक्रमजीत मुस्कुराया। उसने नायर को इशारा किया। नायर ने एक फाइल मेज पर रख दी। सुमित, विक्रमजीत ने शांत स्वर में कहा, पिछले 6 महीनों में जब मैं बीमार था, तुमने शेल कंपनियों, फर्जी कंपनियों के जरिए सेठिया ग्रुप के 500 करोड़ रुपए बाहर भेजे। तुमने मेरे प्रोजेक्ट्स को जानबूझकर फेल करवाया ताकि तुम उन्हें सस्ते में खरीद सको। सुमित का चेहरा सफेद पड़ गया। ये झूठ है। सबूत क्या है? सबूत इस फाइल में है। विक्रमजीत ने कुर्सी खींची और आराम से बैठ गया। और नायर ने पुलिस कमिश्नर को भी कॉपी भेज दी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुमित पसीने से तरबतर हो गया। विक्रम, देखो, हम दोस्त हैं। हम बात कर सकते हैं। सुमित गिड़गिड़ाने लगा। हम बात ही कर रहे हैं। विक्रमजीत ने पानी का घूंट भरा। मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगा सुमित। सब हैरान रह गए। सुमित ने उम्मीद से देखा। क्यों? क्योंकि जेल में तुम सुधरोगे नहीं। मैं तुम्हें मौका देता हूं। अपना इस्तीफा दो। जो पैसा तुमने चुराया है उसे ब्याज सहित वापस करो और अपनी नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें माफ करता हूं। सुमित को विश्वास नहीं हुआ। तुम मुझे माफ कर रहे हो? उस विक्रमजीत सिंह ने कभी किसी को माफ नहीं किया। वो विक्रमजीत मर चुका, सुमित, विक्रम ने कहा। अब जो तुम्हारे सामने है वो व्यापार करने नहीं, न्याय करने आया है। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। इस्तीफा दो या पुलिस का सामना करो। 5 मिनट के अंदर सुमित ग्रोवर ने इस्तीफा दे दिया और सिर झुकाकर कमरे से बाहर चला गया। विक्रमजीत ने बिना आवाज उठाए, बिना चिल्लाए, अपना साम्राज्य वापस पा लिया था। ये उसकी शांति की पहली जीत थी। अध्याय 11 पिता, पुत्र और खाई, फादर, सन एंड द अबिस। व्यापार की दुनिया को जीतना आसान था, लेकिन असली परीक्षा घर पर थी। विक्रमजीत का बेटा रोहन, जो 5 साल से अमेरिका में था, पिता की बीमारी की खबर सुनकर भारत आया था। लेकिन वो पिता से मिलने नहीं, बल्कि अपनी हिस्सेदारी शेयर मांगने आया था। उस शाम विक्रमजीत अपने आलीशान घर के बगीचे में बैठे थे। रोहन वहां आया। उसके हाथ में शराब का गिलास था। तो रोहन ने कड़वाहट से कहा, मैंने सुना द ग्रेट विक्रमजीत सिंह हिमालय से जादू टोना सीख कर आए हैं। क्या ड्रामा है डैड? सीधा सीधा बोलिए न कि आप पावर नहीं छोड़ना चाहते। विक्रमजीत ने अपने बेटे को देखा। उसे रोहन में अपना ही पुराना अक्स दिखाई दिया। वही गुस्सा, वही अहंकार, वही खालीपन। बैठो रोहन, विक्रमजीत ने पास वाली कुर्सी की ओर इशारा किया। मुझे नहीं बैठना। मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। मैं अपनी कंपनी शुरू करूंगा, आपसे दूर, रोहन चिल्लाया। विक्रमजीत उठे और बेटे के पास गए। रोहन पीछे हटा। उसे लगा पिता उसे थप्पड़ मारेंगे, जैसा वो बचपन में करते थे। लेकिन विक्रमजीत ने रोहन को गले लगा लिया। रोहन का शरीर अकड़ गया। उसके हाथ में थमा गिलास कांपने लगा। उसने आज तक अपने पिता को कभी गले लगाते नहीं देखा था। आई एम सॉरी बेटा, विक्रमजीत की आवाज भर्रा गई। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, महंगे स्कूल, गाड़ियां, पैसे, लेकिन मैं तुम्हें बाप नहीं दे पाया। तुम्हारी मां के जाने का जिम्मेदार भी मैं ही हूं। रोहन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। ये सब बोलकर आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते। लेकिन उसकी आवाज कमजोर पड़ रही थी। मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा। वसीयत तैयार है। विक्रमजीत ने जेब से एक लिफाफा निकाला। इसमें लिखा है कि मेरी 50% संपत्ति आज से ही तुम्हारे नाम है। तुम चाहो तो अभी लेकर जा सकते हो। रोहन सन्न रह गया। उसने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, लेकिन एक शर्त है, विक्रमजीत ने कहा। क्या? रोहन की त्योरियां चढ़ गईं। तुम्हें मेरे साथ 1 हफ्ता बिताना होगा। बिजनेस में नहीं। हम तुम्हारे बचपन के गांव जाएंगे, वहां जहां से मैंने शुरुआत की थी। सिर्फ 1 हफ्ता, उसके बाद तुम आजाद हो। रोहन ने पिता की आंखों में देखा। वहां कोई चाल नहीं थी, सिर्फ एक पिता की तड़प थी। ठीक है, रोहन ने कहा, सिर्फ 1 हफ्ता। अध्याय 12 जड़ों की ओर, बैक टू द रूट्स। अगले दिन मर्सिडीज की जगह एक साधारण एसयूवी में बाप बेटे की यात्रा शुरू हुई।
वे पंजाब के एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां विक्रमजीत का पुश्तैनी घर था, जो अब खंडहर बन चुका था। विक्रमजीत ने महंगे होटल की जगह उस पुराने घर की साफ सफाई करके वहीं रहने का फैसला किया। जीत ने अपनी शर्ट उतारी, उसे पानी में भिगोया और बिना एक पल सोचे आग की लपटों के बीच घुस गए। पागल हो गए हैं क्या? रोहन चिल्लाया। वो डर से कांप रहा था। वो वही खड़ा रहा, असहाय। मिनट बीतते गए। विक्रमजीत बाहर नहीं आए। रोहन को लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। उसे अपनी सारी जायदाद, सारा गुस्सा बेकार लगने लगा। उसे सिर्फ अपना पिता चाहिए था। डैड! वो चीखा और अंदर जाने को हुआ। तभी धुएं के गुबार से विक्रमजीत बाहर निकले। उनके कंधे पर एक बेहोश बच्चा था और हाथ से एक औरत को खींच रहे थे। उनका शरीर काला पड़ गया था, कई जगह से जल गया था, लेकिन वे खड़े थे। गांव वालों ने दौड़कर उन्हें संभाला। रोहन दौड़कर उनके पास गया। विक्रमजीत बुरी तरह खांस रहे थे। आपको कुछ हो जाता तो? रोहन की आंखों से आंसू बह निकले। आप सुपरमैन नहीं हैं। क्यों किया ये? विक्रमजीत ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि इसकी कीमत मेरी पूरी दौलत से ज्यादा थी। उन्होंने उस बच्चे की ओर इशारा किया जो अब होश में आ रहा था। उस पल रोहन को वैल्यू, कीमत का असली मतलब समझ में आया। उसने देखा कि गांव के सैकड़ों लोग उसके पिता के लिए दुआ कर रहे थे। ये वो कमाई थी जो बैलेंस शीट में नहीं दिखती। कहानी अभी भी बाकी है। अब तक हमने देखा: 1. विक्रमजीत ने अपने दुश्मन और अहंकार को हराया। 2. उसने अपने बेटे के साथ संबंध सुधारने की शुरुआत की। 3. उसने अपनी जान पर खेलकर मानवता को चुना। अगले, अंतिम भाग में विक्रमजीत का एक नया ड्रीम प्रोजेक्ट जो दुनिया बदल देगा। कहानी का निष्कर्ष, कंक्लूजन: 10 साल बाद की दुनिया और एक अंतिम रहस्य जो संत अद्वैत ने छुपा रखा था। क्या आप इसका अंतिम भाग पार्ट 3 पढ़ना चाहेंगे ताकि कहानी पूरी हो सके? उसे पानी में भिगोया और बिना एक पल सोचे आग की लपटों के बीच घुस गए। पागल हो गए हैं क्या? रोहन चिल्लाया। वो डर से कांप रहा था। वो वही खड़ा रहा, असहाय। मिनट बीतते गए। विक्रमजीत बाहर नहीं आए। रोहन को लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। उसे अपनी सारी जायदाद, सारा गुस्सा बेकार लगने लगा। उसे सिर्फ अपना पिता चाहिए था। डैड! वो चीखा और अंदर जाने को हुआ। तभी धुएं के गुबार से विक्रमजीत बाहर निकले। उनके कंधे पर एक बेहोश बच्चा था और हाथ से एक औरत को खींच रहे थे। उनका शरीर काला पड़ गया था, कई जगह से जल गया था,